नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि धारा 370 और नागरिकता कानून के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फंस गए हैं नीतीश कुमार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र बंगाल का, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधान परिषद के नाम पर भी खेला करने की तैयारी में। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगर मगर खत्म, कोरोना के डर से कैंसिल हुई कांवड़ यात्रा, उत्तराखंड में कांवड़ियों को नो एंट्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। धारा 370 और CAA के बाद अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फंस गए हैं नीतीश कुमार। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भले ही बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन बीजेपी के कई मुद्दों पर उनका विरोध आज तक कायम है। फिर चाहे वह राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 या ट्रिपल तलाक, नीतीश कुमार ने बीजेपी के इन मुद्दों का शुरू से ही विरोध किया है। इसके बाद CAA, NRC और NPR जैसे मुद्दों पर नीतीश का विरोध कायम रहा। अब जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हो रही चर्चा के बाद एक बार फिर नीतीश कुमार का विरोध देखने को मिल रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 ने सरकार के गठन होने के 6 महीने के भीतर ही यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया था। तब बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर विरोध प्रकट किया था, लेकिन वोटिंग के दौरान दोनों सदन से वॉकआउट कर जेडीयू के सांसदों ने एक प्रकार से मोदी सरकार का ही समर्थन किया था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि कॉमन सिविल कोड के तहत ट्रिपल तलाक को जबरन किसी पर नहीं थोपा जाना चाहिए, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने यह बिल भी दोनों सदनों से पास करा लिया। नागरिकता संशोधन एक्ट को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को बिहार में लागू नहीं करने की बात कह चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में NRC लागू नहीं होगा और वे NPR पर भी विरोध दर्ज करा चुके हैं। NPR पर नीतीश कुमार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि 2010 के तर्ज पर ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार होना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार ने पहले CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किया था, लेकिन बाद में नीतीश कुमार के साथ जेडीयू ने इस बिल का समर्थन किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने पर हो रही चर्चा और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून पर किए गए पहल के बाद नीतीश कुमार ने इस मुद्दे पर भी बीजेपी से हटकर बयान दिया है। एक तरफ जहां देश में बढ़ती आबादी की वजह से कम हो रहे संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाने की चर्चा हो रही है, दूसरी तरफ बिहार की NDA सरकार में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसंख्या नियंत्रण पर अपनी अलग ही राय है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कानून बनाने में जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा, बल्कि महिलाओं को शिक्षित करने से ही जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी रूप से सफल हो सकता है। यानी बीजेपी के इस मुद्दे पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधान परिषद के नाम पर भी खेला करने की तैयारी में। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव में खेला होबे यानी खेल होगा का नारा बुलंद कर जीत दर्ज करने के बाद अब मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी विधान परिषद के नाम पर भी खेला करने की तैयारी में है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक में विधान परिषद गठित करने पर मुहर लगाने के बाद गत 6 जुलाई को विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित करा लिया। अब अन्य प्रक्रियाएं भी पूरी की जा रही है, परंतु यह सवाल यह उठ रहा है कि आखिर 52 साल बाद फिर से बंगाल में विधान परिषद गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी। बंगाल में 1969 में विधान परिषद समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद फरवरी 2021 तक इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई, लेकिन मार्च 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों की सूची जारी करते हुए ममता ने घोषणा कर दी कि जिन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा है उन सभी को विधान परिषद गठित कर उसका सदस्य बनाया जाएगा। उस समय माना गया था कि ऐसा पार्टी में बगावत रोकने के लिए कहा जा रहा है। इससे पहले वर्ष 2011 में भी ममता ने विधान परिषद गठित करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्ताव पारित हो चुका है और अब इसे केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी हो रही है। यहीं से असली खेल शुरू होने के आसार हैं। केंद्र के साथ ममता के संबंध कैसे हैं, यह जग जाहिर है। हर मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ वह मुखर रहती है। ऐसे में विधान परिषद के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार धीरे चलो की नीति अपना सकती है। कई वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल का नाम बदलने के लिए विधानसभा से प्रस्ताव पारित करवाकर ममता सरकार ने केंद्र को भेजा था, लेकिन आज तक नाम परिवर्तन नहीं हो सका है। अगर ऐसा ही हाल विधान परिषद के प्रस्ताव का हुआ तो ममता एक और इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़कर केंद्र सरकार के खिलाफ मुद्दा बना सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अपने नेताओं को कहेंगे कि केंद्र की वजह से वह अपना वादा पूरा नहीं कर पा रही हैं। यही नहीं, जब प्रस्ताव पारित हुआ था तब ममता ने कहा था कि वाम मोर्चा का विधानसभा में एक भी सदस्य नहीं है। अगर विधान परिषद गठित होता है तो उसमें उन्हें जरूर सदस्य के रूप में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के इस बयान में भी सियासी स्वार्थ निहित हैं। उन्हें पता है कि इस बार वामपंथी वोट भी उन्हें मिले हैं, इसलिए उन्हें आगे भी जोड़े रखने व इस मुद्दे पर वाम नेताओं का समर्थन प्राप्त करने का हो सकता है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि मंजूरी मिल भी जाती है तो विधान परिषद
प्रतिशत आर्थिक बदहाली झेल रहे बंगाल के लिए एक और बोझ होगा। पहले से ही राज्य पर 4 लाख करोड़ से अधिक के ऋण का बोझ है। हालत यह है कि सरकारी कर्मियों के वेतन व पेंशन भुगतान के लिए भी ऋण लेना पड़ता है। लिहाजा भाजपा ने विधानसभा में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। माकपा व कांग्रेस के भी कई नेता हैं जिनका कहना है कि इसकी जरूरत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अगर मगर खत्म, कोरोना के डर से कैंसिल हुई कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड में कांवड़ियों की नो एंट्री। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया है। हालांकि सरकार पहले भी यात्रा को रद्द करने का संकेत दे चुकी थी। कांवड़ यात्रा में उत्तराखंड मुख्य रूप से मेजबान राज्य की भूमिका निभाता है, जबकि यात्री मुख्य रूप से यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को शर्तों के साथ अनुमति मिल चुकी है। पिछले दिनों सीएम पुष्कर धामी, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कांवड़ यात्रा के संबंध में चर्चा की थी। राज्य सरकार की ओर से यात्रा के रद्द होने के संकेत मिलने के बाद कांवड़ पटरी मार्ग पर बिजली, पानी, शौचालय और साफ सफाई के काम भी नहीं कराए गए थे। इसके साथ ही यात्रा के लिए अलग से बजट भी जारी नहीं किया गया है। हरिद्वार के बाजार में भी कांवड़ यात्रा को लेकर कोई तैयारी नजर नहीं आ रही थी। बॉर्डर पर होगी मुश्किल। कांवड़ पर दोनों राज्यों का अलग अलग रुख होने के कारण यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर टकराव के हालात भी पैदा हो सकते हैं। पुलिस अधिकारियों को आशंका है कि यदि यूपी की तरफ से यात्रियों की भीड़ बॉर्डर पर आई तो उन्हें थामना नामुमकिन होगा। यहां तक कि RT-PCR जांच, प्री रजिस्ट्रेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंस का पालन जैसी कवायद भी भीड़ के आगे संभव नहीं हो पाएगी। इस कारण इस विषय पर दोनों राज्यों के बीच तालमेल जरूरी है। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हमारी प्राथमिकता जन स्वास्थ्य की है। हम किसी भी कीमत पर जान माल की हानि नहीं होने देंगे। भगवान भी नहीं चाहेंगे कि आस्था के नाम पर किसी का नुकसान हो। बाकी अन्य राज्यों के साथ उच्च स्तर पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश फिर साइकिल और रथ पर होंगे सवार। ये होगी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ रणनीति। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मिली हार की समीक्षा कर पार्टी संगठन में बड़े बदलाव कर उसे चुस्त दुरुस्त करने की कवायद में जुट गए हैं। साथ ही सपा ने योगी सरकार पर आक्रामक तरीके से हमलावर होने की रणनीति तैयार की है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने अखिलेश की अगुवाई वाली सपा सरकार को गुंडाराज, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि मुद्दों पर घेरा था। अब उसी तर्ज पर अखिलेश यादव ने भी 2022 के चुनाव में योगी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर अखिलेश यादव चुनाव में योगी सरकार को घेरने की कवायद में है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि बीजेपी को 2017 के चुनाव के समय जारी किए संकल्प पत्र के वादों की याद दिलाई जाएगी और एक एक मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। सूबे भर में धरना प्रदर्शन, साइकिल यात्रा, चौपाल, गोष्ठियों के अलावा अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालकर बीजेपी की वादा खिलाफी को जनता के बीच ले जाएंगे। 5 साल पहले बीजेपी ने यूपी में अपने संकल्प पत्र में 5 वर्षों में 70 लाख रोजगार व स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने व कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी युवाओं को बगैर भेदभाव के लैपटॉप देने का वादा किया था। राज्य के सभी युवाओं को कॉलेज में दाखिला लेने पर स्वामी विवेकानंद युवा इंटरनेट योजना के तहत मुफ्त इंटरनेट सुविधा देने का वादा कर बीजेपी सत्ता में आई थी। ऐसे में अब इन्हीं वादों को लेकर अखिलेश ने बीजेपी को घेरने की रूपरेखा तैयार की है। बीजेपी की विफलताओं को सपा जनता के बीच ले जाएगी, जिसके लिए बीजेपी के संकल्प पत्र को ही सबसे बड़े हथियार के तौर पर योगी सरकार के खिलाफ आजमाएगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में सपा सरकार के समय अपराधों की बढ़ती संख्या, महिलाओं पर अत्याचार, जमीनों पर कब्जे एवं प्रशासन के पक्षपातपूर्ण रवैये को सरकार बनने पर जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया था। अब सपा इन मुद्दों पर पलटवार करेगी और अखिलेश किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर बीजेपी को घेरेंगे। सपा नेता और कार्यकर्ता चुनाव की सियासी तपिश बढ़ाने और योगी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने के लिए धरना प्रदर्शन, साइकिल यात्रा, चौपाल और गोष्ठियों का सहारा लेंगे। इसके अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर 2012 की तरह रथ यात्रा निकालकर जनता के बीच जाएंगे। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र पढ़ाई नहीं, इसलिए उसने जनता से किए गए वादे पूरे नहीं किए हैं। ऐसे में सपा उसे इन वादों की याद दिलाएगी। सपा बताएगी किस तरह पंचायत चुनाव में भी बीजेपी के लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मनमानी की है। इसके लिए सपा वीडियो क्लिपिंग और अखबारों में छपी खबरों का सहारा लेगी। इनको लेकर सपा फिल्म भी बनाने जा रही है। इसे भी जनता के बीच दिखाया जाएगा ताकि योगी सरकार के खिलाफ माहौल बन सके। सूत्रों की माने तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव जुलाई के आखिरी सप्ताह से मिशन 2022 में जुटेंगे और प्रदेश में घूम घूम कर अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने की कवायद करेंगे। इसके लिए अखिलेश साइकिल भी चलाएंगे और प्रदेश में जनक्रांति रथ निकाल जनता बताएंगे कि योगी सरकार ने 5 साल में अपने वादे तक पूरे नहीं किए। किसानों की आय को दोगुना और विधवा व वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर
बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह करना था, जिसे सरकार ने पूरा नहीं किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राफेल सौदे की फ्रांस में जांच शुरू, देश की बड़ी हस्तियों से हो सकती है पूछताछ। जी हां दोस्तों, राफेल सौदे से जुड़ा विवाद फिर से चर्चा में है। फ्रांस में भारत को 36 राफेल फाइटर प्लेन बेचे जाने के मामले में भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। फ्रांसीसी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए एक जज को इस बेहद संवेदनशील सौदे की जांच का जिम्मा सौंपा है, जो सौदे में भ्रष्टाचार और पक्षपात के आरोपों की जांच करेंगे। फ्रांसीसी खोजी वेबसाइट मीडियापार्ट ने यह रिपोर्ट देते हुए कहा है कि इस मामले में देश की बड़ी हस्तियों से पूछताछ की जा सकती है। भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल जंगी विमानों के सौदे के समय राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पूछताछ की जा सकती है। मैक्रो सौदे के वक्त वित्त मंत्री थे, ऐसे में उनके कामकाज को लेकर सवाल किए जाएंगे। वहीं तत्कालीन रक्षा मंत्री और अब फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियान से भी पूछताछ हो सकती है। मीडिया पार्ट के मुताबिक इस न्यायिक जांच के आदेश फ्रांस के राष्ट्रीय वित्तीय अभियोजक के दफ्तर ने दिए थे। क्या है आरोप? आरोप यह है कि राफेल फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी दसाल्ट एविएशन ने भारत से ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए किसी मध्यस्थ को रिश्वत के तौर पर मोटी रकम दी। ऐसे में फ्रांस में जांच कमेटी ये पता लगा रही है ये पैसा भारतीय अधिकारियों तक पहुंचा था या नहीं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।